Good morning, students. I am Dr. Preeti Amita, Associate Professor, SDG Government College, Maswada. I teach you first paper, Inorganic Chemistry, second year. यह पीपीटी इंग्लिश में है, पर इसे हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी ताकि दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स इसे समझ सकें। सबसे पहले इस पेपर के सिलेबस को थोड़ा सा देख लेते हैं, उसकी जानकारी ले लेते हैं। इस पेपर को 5 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें लगभग 2.5 यूनिट्स यानी कि 2.5 यूनिट्स आपकी डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पर ही है, और बाकी के 2.5 यूनिट्स ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, ऑक्सीडेशन रिडक्शन और अदर टॉपिक्स, इनके ऊपर पूरा सिलेबस बनाया गया है। इसके लिए आपको डॉक्टर एस.सी. आमेटा की बुक लेनी होगी, जिसमें हिंदी व इंग्लिश दोनों ही मीडियम में अवेलेबल है। आप उसमें पूरा सिलेबस आपको मिल जाएगा। अब इसका क्वेश्चन पेपर किस तरह से सेट होता है, इसमें 16 क्वेश्चंस बनते हैं टोटल, जो कि 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पार्ट ए, इसमें 10 क्वेश्चंस हैं, 1 क्वेश्चन के 10 पार्ट्स, जो सभी आपको करने हैं। इनके सभी के आंसर आपको एक एक लाइन में देने होते हैं। प्रत्येक यूनिट में 2-2 क्वेश्चंस होते हैं, सभी 1-1 मार्क के हैं, टोटल 10 मार्क्स। पार्ट बी, इसमें भी हर यूनिट से 2-2 क्वेश्चंस होते हैं। प्रत्येक यूनिट से 1-1 आपको करना है, यानी इंटरनल चॉइस होती है। आंसर 250 वर्ड्स में देना होता है। प्रत्येक क्वेश्चन 5 मार्क्स, टोटल 25 मार्क्स। इसी तरह पार्ट सी, इसमें प्रत्येक यूनिट से 1-1 क्वेश्चन होता है, जिसमें से टोटल आपको 2 करने हैं। 300 वर्ड्स के टोटल 15 मार्क्स के क्वेश्चन। इस तरह से टोटल 50 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर होता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फर्स्ट ईयर में आपने एस व पी ब्लॉक एलिमेंट्स के कंपाउंड्स, कोवेलेंट बॉन्ड्स, आयोनिक बॉन्ड्स, मॉलिक्यूलर फॉर्मेशन थ्योरीज वगैरह ये सब पढ़ी थी। सेकेंड ईयर में आपके कोर्स में डी ब्लॉक एलिमेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, उनके कॉम्प्लेक्सेस, ये सभी आपके कोर्स में हैं। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? जब भी 2 एटम्स के बीच इलेक्ट्रॉन्स का असमान साझा यानी अनइक्वल शेयरिंग होता है, उसे अपन कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। यानी बंधित दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही एटम के होते हैं, पर साझा दोनों एटम्स करते हैं। देने वाले को डोनर, लेने वाले को एक्सेप्टर कहते हैं। इसे तीर के निशान के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स, इसमें लिखा है मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स और एडिशन कंपाउंड्स। अब मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, या उनको 2 भागों में बांटा गया है। पहला होता है डबल सॉल्ट, द्विक लवण। ये वह योगात्मक यौगिक हैं जो कि मात्र ठोस अवस्था में ही स्थायी रहते हैं। इनका विलयन बनाने पर यह इनके रचक लवणों में विभक्त हो जाते हैं। अतः इन तत्वों के विलयन उन लवणों व आयनों के गुण दर्शाएंगे जिनसे द्विक लवण बनता है। फॉर एग्जाम्पल KCl, MgCl2 और H2O। इनके रचक लवण कौन कौन से हो गए? पोटेशियम हो गया, क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एंड अगेन क्लोराइड हो गया। इनको यदि अपन पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो वो सॉल्यूशन पोटेशियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड सभी के टेस्ट देगा। इसी तरह कुछ और एग्जाम्पल इसके हैं, मोर सॉल्ट, पोटाश, फिटकरी एट्सेट्रा। दूसरे तरह के जो कंपाउंड हैं वो हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्सेस। ये भी एडिशन कंपाउंड्स ही हैं। ये यौगिक अपनी ठोस या विलयन अवस्था में अपना अस्तित्व कायम रखते हैं। इन यौगिकों के गुण उनके रचक यौगिकों या आयनों से बिल्कुल भिन्न होते हैं। इन यौगिकों के विलयन में संकुल आयन प्राप्त होते हैं। ये स्थायी यौगिक है व इनमें उपसह संयोजक
बंध पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल आप देखिए, K2NiCN2H2O। यदि इस कॉम्प्लेक्स को अपन पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो NiCN2 व KCN वाटर सॉल्यूशन में अपने को मिलते हैं। NiCN2 एक कॉम्प्लेक्स आयन कहलाता है और KCN एक अलग आयन प्राप्त होता है, यानी कि ये इसके पोटेशियम, निकल, कार्बन, नाइट्रोजन इस तरह के आयन्स में डिवाइड नहीं हो करके कॉम्प्लेक्स आयन बनाते हैं। इसमें निकल आयन का यदि अपन परीक्षण करेंगे तो वो संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि निकल इसमें साइनाइड के साथ जुड़ करके कॉम्प्लेक्स आयन देता है। इसी प्रकार जैसे हेक्साएमीन निकल क्लोराइड, इसमें भी निकल कोई भी टेस्ट नहीं देगा। लिगेंड्स व मेटल आयन के चारों ओर एक निश्चित ज्योमेट्री में व्यवस्थित रहते हैं, जिसमें कम से कम प्रतिकर्षण महसूस कर सकें। संकुल में धनायन के चारों ओर लिगेंड्स जुड़ते हैं, उन्हें उस संकुल की उपसह संयोजन संख्या कहते हैं। अब कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के लिए एक साइंटिस्ट थे वॉर्नर, उन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसमें इसकी संरचना, इनकी प्रॉपर्टीज़ और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की ज्योमेट्री सभी को एक्सप्लेन किया था। यह सबसे पहला सिद्धांत था। इस सिद्धांत के अनुसार संकुल में केंद्रीय धातु आयन दो प्रकार की संयोजकता रखते हैं। पहली प्राथमिक संयोजकता यानी कि प्राइमरी वैलेंसी, जो कि तत्व की संयोजकता है। दूसरी सेकेंडरी वैलेंसी, जो तत्व की उपसह संयोजन संख्या बताती है। प्राथमिक संयोजकता प्राइमरी वैलेंसी, किसी धातु की प्राथमिक संयोजकता वह है जो वह अपने सरल लवणों में दर्शाता है। उदाहरणार्थ SnCl4 में Sn की प्राथमिक संयोजकता 4 है, PtCl4 में Pt की प्राथमिक संयोजकता 4 है, COCl3 में CO की प्राथमिक संयोजकता 3 है। यानी प्राथमिक संयोजकता सदैव धातु आयन की संकुल में ऑक्सीकरण अवस्था को बतलाती है। धातु आयन की प्राथमिक संयोजकता मात्र ऋणायन द्वारा संतुष्ट की जा सकती है। इसी तरह दूसरी है द्वितीयक संयोजकता यानी सेकेंडरी वैलेंसी। किसी धातु आयन द्वारा संकुल आयन निर्माण के दौरान उदासीन अणु या ऋणायन दर्शाई गई संयोजकता द्वितीयक संयोजकता कहलाती है। इसको इस धातु आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर भी कहा जाता है। एक एग्जाम्पल है हेक्साएमीन क्लोराइड कोबाल्ट क्लोराइड। इस कॉम्प्लेक्स में प्राइमरी वैलेंसी 3 क्लोराइड आयन द्वारा दर्शाई गई है, जिनको चित्र में डॉटेड लाइन से शो किया गया है। यदि इस कॉम्प्लेक्स को वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो ये क्लोराइड आयन इस बाकी के कॉम्प्लेक्स से अलग हो जाएगा तथा सॉल्यूशन में क्लोराइड का टेस्ट देगा। प्राइमरी वैलेंसी हमेशा कॉम्प्लेक्स में मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर को शो करती है। अतः प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइज की जा सकती है और यह वैलेंसी डायरेक्शनल नहीं होती है, यानी दिशात्मक नहीं होती है। अब सेकेंडरी वैलेंसी, इसमें
कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन में न्यूट्रल व नेगेटिव एंटाइटीज़ का नंबर उसकी सेकेंडरी वैलेंसी होती है। यह मेटल आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर भी बताती है। यह वैलेंसी न्यूट्रल, पॉजिटिव व कभी कभी नेगेटिव आयंस द्वारा भी मेटल आयन को सेटिस्फाई करती है। इसे आयोनाइज नहीं कर सकते, यानी इसको यदि अपन पानी में डिज़ोल्व करेंगे तो वह मेटल आयन को नहीं छोड़ती है और कॉम्प्लेक्स आयन बनाती है, अपने आयनों में विभक्त नहीं होती है। फिगर में यह कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा बताई गई है। कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन संख्या का मान वह होता है जो सेकेंडरी वैलेंसी के बराबर होता है, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंस्ड ग्रुप। सभी मेटल आयन अपनी प्राइमरी व सेकेंडरी वैलेंसी दोनों सेटिस्फाई करके कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। सेकेंडरी वैलेंसी मेटल कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री व कोऑर्डिनेशन नंबर को बताती है। यह डायरेक्शनल होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 की ज्योमेट्री लीनियर, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कॉम्प्लेक्सेस की ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल या अष्टफलकीय होती है। अतः कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ साथ ज्योमेट्री भी चेंज होती रहती है। इस स्लाइड में कोबाल्ट हेक्साएमीन क्लोराइड के फॉर्मूले में जो स्क्वायर ब्रैकेट में है वो सेकेंडरी वैलेंसी व संकुल आयन कहलाता है तथा इसे कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी कहते हैं, तथा जो क्लोराइड आयंस बाहर हैं वह प्राइमरी वैलेंसीज को शो करते हैं। इसी तरह कोई भी संकुल कभी भी मेटल आयन या लिगेंड के अलग अलग गुण नहीं दर्शाता है। वह मेटल व लिगेंड कंबाइन होने के बाद एक कॉम्प्लेक्स के अलग गुण दर्शाता है। सेकेंडरी वैलेंसी डायरेक्शनल होने के कारण आइसोमेरिज्म समावयवता शो करती है। कॉम्प्लेक्स में यदि एक से अधिक प्रकार के लिगेंड्स हों तो उसे मिक्स्ड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये वार्नर थ्योरी के सारे पॉइंट्स हैं और यह वार्नर थ्योरी मेटल कॉम्प्लेक्सेस की ज्योमेट्री, प्रॉपर्टी व स्ट्रक्चर्स को समझाने में काफ़ी सफल रही। नाउ दिस इज़ ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन एंड वार्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन complexes. Thank you.